सर यस। सर लॉन्गिट्यूडल स्ट्रेन और नॉर्मल स्ट्रेन में क्या डिफरेंस है? लॉन्गिट्यूडनल मतलब लेंथ के अलोंग है, और नॉर्मल स्ट्रेन का मतलब है जो लेंथ के अलोंग होता है वो लॉन्गिट्यूडनल वाला स्ट्रेन है। और इन जो वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन है, लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन है या शेयर स्ट्रेन है, इन सबको हम नॉर्मली इस सबको मिलाकर स्ट्रेन बोलते हैं। इनमें से कोई भी हो वो सब स्ट्रेन है। फिर हमने उस ओके स्ट्रेन सर। को स्पेसिफिकली डिवाइड कर दिया, ठीक है। यस। तो हम लोग लास्ट क्लास में कर रहे थे मैकेनिकल प्रॉपर्टीज ऑफ फ्लूइड्स। हाँ। तो आप लोगों को नोट्स भी मिलेंगे, तो नोट्स जो भी मिले होंगे आपको उसमें से भी देखते रहेंगे। कुछ अगर एडिशनल एक दो फॉर्मूले तो उससे लर्न कर लेंगे, वो नोट्स की हेल्प ले लेंगे, ठीक है। अगर कोई भी ऐसा एडिशनल ओके सर। फॉर्मूला लग रहा है तो नोट्स से ले लेंगे। जैसे ग्रेविटेशन में अभी लग रहा था इनको सॉलिड स्फीयर हॉलो स्फीयर, तो वो नोट्स की हेल्प ले लेंगे उसमें। मैकेनिकल प्रॉपर्टीज ऑफ फ्लूइड्स। तो लास्ट क्लास में हमने इसमें आर्किमिडीज प्रिंसिपल स्टडी किया था। यानी कि अगर किसी ऑब्जेक्ट को हम लिक्विड में ले जाएं तो जितना वो वॉल्यूम डिस्प्लेस करेगा उस वॉल्यूम के वेट के बराबर अपथ्रस्ट लगता है, जिसे हम वी रो जी से फाइंड करते हैं। अब नेक्स्ट प्रॉपर्टी देखते हैं लिक्विड की विस्कोसिटी। तो अगर कोई लिक्विड फ्लो कर रहा है, ये फ्लोर है, इसके ऊपर ये लिक्विड फ्लो कर रहा है, तो लिक्विड जनरली लेयर्स में फ्लो करता है। ये डिफरेंट लेयर्स होती हैं। तो अगर हम इसकी दो लेयर के बीच में देखें, तो अगर इस वाली लेयर की वेलोसिटी v है, तो ऊपर इस वाली ऊपर वाली लेयर की वेलोसिटी इससे थोड़ी सी ज्यादा होती है। जैसे जैसे ऊपर जाते हैं वेलोसिटी चेंज होती जाती है। और ये डिस्टेंस मैंने dx ले लिया। इनके बीच में स्मॉल डिस्टेंस dx ले लिया मैंने, और इनके बीच में जो वेलोसिटी में डिफरेंस है वो dv है। तो क्योंकि इन दो लेयर्स हैं, दोनों की वेलोसिटी अलग अलग है, तो जिसकी वेलोसिटी ज्यादा है ऊपर वाली और नीचे वाली की वेलोसिटी कम है, तो ये लेयर्स, ये ऊपर वाली वेलोसिटी इस वाले नीचे वाले लेयर को अपने साथ पुल करने की कोशिश करेगी क्योंकि इसकी वेलोसिटी ज्यादा है। जिसकी वेलोसिटी कम है वो ऊपर वाली लेयर को अपनी तरफ पुल करेगी क्योंकि इसकी वेलोसिटी कम है। तो क्योंकि इनकी वेलोसिटी में डिफरेंस है, तो इन लेयर्स के बीच में एक फ्रिक्शन फोर्स काम करती है जिसे हम विस्कस फोर्स कहते हैं। यानी ये नीचे वाली लेयर इसको अपोज कर रही है, बड़ी वाली लेयर इसको अपने साथ ले जाने की कोशिश करेगी क्योंकि इसकी वेलोसिटी ज्यादा है, और इसकी वेलोसिटी कम है तो ये इसको रोकने की कोशिश करेगी। तो इसकी वजह से अगर दो लेयर्स हैं जिनकी वेलोसिटी में स्लाइट डिफरेंस होगा, तो इन लेयर के बीच में एक फोर्स काम करती है जिसे हम फ्रिक्शनल फोर्स, जैसे सॉलिड में फ्रिक्शन फोर्स होती है उसी तरह वो फ्रिक्शन फोर्स है, उसका नाम, या लिक्विड में हम उसे विस्कस फोर्स कहते हैं। और विस्कस फोर्स से ही हम विस्कोसिटी का मेजरमेंट करते हैं। और विस्कोसिटी क्या होती है? विस्कोसिटी वो प्रॉपर्टी है लिक्विड की जिससे पता चलेगा कि वो लिक्विड इजीली फ्लो करेगा या मुश्किल से फ्लो करेगा। उस प्रॉपर्टी को हम विस्कोसिटी कहते हैं। जैसे कुछ लिक्विड तो बहुत आसान है, एक वाटर लें हम, और एक हम जिसमें हम जलेबी निकालते हैं उसका शीरा लें, शीरा। तो अगर एक गिलास में शीरा लें और एक गिलास में हमने वाटर लें, दोनों को अगर हम पोर कर देते हैं फ्लोर पे, तो वाटर दूर तक जाएगा या शीरा दूर तक जाएगा? बताओ मुझे। वाटर। वाटर। तो वाटर। वाटर दूर तक जाएगा। हाँ, क्योंकि वो थिन है, पतला लिक्विड है। तो जो जैसे जैसे थिकनेस या गाढ़ा होता जाएगा लिक्विड,
तो उसको फ्लो करने में प्रॉब्लम होगी। तो जो लिक्विड जैसे जैसे जो थिन होता है उसकी विस्कोसिटी, वो प्रॉपर्टी विस्कोसिटी है जिसकी वजह से वो फ्लो कर रहा है, तो उसकी विस्कोसिटी कम कहलाती है। जो गाढ़ा लिक्विड होगा उसकी विस्कोसिटी ज्यादा कहलाती है। तो इसको कैसे मेजर करते हैं हम, इसी को हम देख रहे हैं। तो इसके बीच में ये जो फ्रिक्शन फोर्स है, ये फ्रिक्शन फोर्स एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन, जो ये लेयर्स हैं इनके एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन आपस में जो कांटेक्ट में उसके प्रोपोर्शनल होती है। Yes. और यही फ्रिक्शन फोर्स वेलोसिटी ग्रेडियंट, यानी dx डिस्टेंस में जो वेलोसिटी में चेंज हुआ उसके रेशियो को हम वेलोसिटी ग्रेडियंट कहते हैं, dv/dx। तो ये फ्रिक्शन फोर्स इस वेलोसिटी ग्रेडियंट के भी प्रोपोर्शनल होती है। वेलोसिटी ग्रेडियंट का मतलब हो गया यूनिट लेंथ में वेलोसिटी में कितना चेंज होगा, पर यूनिट लेंथ में जो वेलोसिटी में चेंज होगा उसे हम वेलोसिटी ग्रेडियंट कहते हैं। और इन दोनों को अगर कंबाइन कर दें, यहाँ पे एक नेगेटिव साइन और हम यूज करते हैं, क्योंकि ये जो फ्रिक्शन फोर्स है, ये जो भी वेलोसिटी है, वेलोसिटी हमारी लिक्विड हमारा इधर फ्लो कर रहा है, तो इस वेलोसिटी के अपोजिट डायरेक्शन में ये विस्कस फोर्स लगती है, इसलिए हम यहाँ नेगेटिव साइन लेते हैं। और अगर ये प्रोपोर्शनलिटी का साइन हटा दें, तो हमारे पास ये फ्रिक्शन फोर्स आ जाती है ईटा इंटू ए इंटू dv/dx। इसमें ये जो ईटा है इसे हम कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी कहते हैं। कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी। और यही हमें बताता है कि फ्लूइड ज्यादा विस्कस है या कम विस्कस है। यानी जो थिक फ्लूइड होगा, जैसे शीरा है, उसकी विस्कोसिटी का कोफिशिएंट ज्यादा होगा, और जैसे वाटर है जो थिन लिक्विड है उनकी विस्कोसिटी कम होगी। तो ये कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी हम इससे मेजर करते हैं। इसकी हमने यूनिट देखी थी, जो कि यूनिट आती है पास्कल सेकेंड। और इसकी जो एसआई यूनिट है, हम इसको जनरली एसआई यूनिट, वो हम इसको पॉइजल से डिनोट करते हैं, या डेकापॉइज से, या पॉइजल से। तो एसआई यूनिट 1 पॉइजल और 1 डेकापॉइज कहते हैं हम इसे। और जो पॉइज है वो वो सीजीएस यूनिट है। तो 1 डेकापॉइज इज 10 पॉइज। और ये हमारा डाइन सेकेंड पर सेंटीमीटर स्क्वायर। तो ये प्रेशर हो गया डाइन पर सेंटीमीटर स्क्वायर इनटू सेकेंड। ये सीजीएस यूनिट हो गई पॉइज। इसको 10 से मल्टीप्लाई कर दें तो 1 डेकापॉइज कहलाता है। और वो एसआई यूनिट है 1 पास्कल सेकेंड 1 पॉइजल है। तो ये इसकी एसआई यूनिट है। सर पॉइज इज सीजीएस यूनिट। एसआई यूनिट है पॉइजल, खाली पॉइज है वो सीजीएस यूनिट है। ये पॉइज, यस सर, ओके। ये सीजीएस यूनिट है। So 9 सेकेंड पर सेंटीमीटर स्क्वायर है। हाँ, यहाँ पे पास्कल न्यूटन पर मीटर स्क्वायर है ना, उसकी जगह ये डाइन पर सेंटीमीटर स्क्वायर हो गया। सर हाँ जी।
सर एक बार माइनस साइन वाला दोबारा बता दो। ये नेगेटिव साइन इसलिए आ रहा है कि जो फ्रिक्शन फोर्स है यानी विस्कस फोर्स, ये जो वेलोसिटीज हैं इसके अपोजिट डायरेक्शन में है। तो ये कोई लिक्विड अगर फ्लो कर रहा है तो उसकी वेलोसिटी, जैसे जैसे हम, ये फ्लोर है, फ्लोर से ऊपर जाते हैं तो वेलोसिटी बढ़ती जा रही है। तो दो लेयर के बीच में जो फ्रिक्शनल फोर्स होती है उसकी डायरेक्शन वेलोसिटी से अपोजिट होती है, इसलिए नेगेटिव साइन लेते हैं। ठीक है। ओके सर। बाकी धीरे धीरे इसके ऊपर क्वेश्चन करेंगे तो हमें और क्लैरिटी आती जाएगी। हाँ सर। अरे ये तो दूसरी क्लास भी चल रही थी, रोटेशनल मोशन के साथ हो जाए। एक मिनट, तो मैं नए पेज पे ले लेता हूँ। ये नोट कर लिया आप सबने? यस सर। यस सर। हाँ, दूसरे पेज पे चलते हैं। और अगर हम विस्कोसिटी पे देखें, इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर ऑन विस्कोसिटी, तो लिक्विड्स के लिए जो विस्कोसिटी है एट टेम्परेचर T, ये 0 डिग्री सेंटीग्रेड पर है। सर 0 डिग्री सेंटीग्रेड मतलब 0 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर पर विस्कोसिटी है ईटा नॉट। टेम्परेचर हमें 0 डिग्री सेंटीग्रेड नहीं मालूम? सेल्सियस पे सुना है। सेल्सियस वही सेंटीग्रेड है, सेल्सियस सुना है ना, अच्छा तो ओके वही सेंटीग्रेड भी उसी को कहते हैं। ओके सर। सर इस पूरा पानी जम जाएगा ना 0 डिग्री पे तो? हाँ, ये विस्कोसिटी एट 0 डिग्री सेंटीग्रेड, अगर कोई लिक्विड है तो 0 पर, तो उसकी विस्कोसिटी टेम्परेचर के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है। वाटर तो जैसे जम जाएगा, लेकिन बाकी लिक्विड्स के लिए 0 डिग्री सेंटीग्रेड पर आइस को मेल्ट कर दें तो जो मेल्ट होगा वो भी तो 0 डिग्री सेंटीग्रेड पे रहेगा, है ना? यस सर। और ये है विस्कोसिटी एट T डिग्री सेंटीग्रेड। तो ये टेम्परेचर के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होती है। तो इसलिए लिक्विड के लिए टेम्परेचर इंक्रीज करने से विस्कोसिटी डिक्रीज होगी। विस्कोसिटी मतलब कोएफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी जो है वो डिक्रीज होगी। और गैसेस के लिए जो विस्कोसिटी है वो टेम्परेचर, एब्सोल्यूट टेम्परेचर के प्रोपोर्शनल है, रूट ऑफ एब्सोल्यूट टेम्परेचर।
तो ये विस्कोसिटी डिफ्यूजन की वजह से होती है, और रेट ऑफ डिफ्यूजन केमिस्ट्री में हमने पढ़ेंगे आगे, या तो पढ़ा होगा या पढ़ेंगे, वो रूट ऑफ एब्सोल्यूट टेम्परेचर, टी एब्सोल्यूट टेम्परेचर यानी केल्विन। Yes. तो गैसेस में जो विस्कोसिटी है वो डिफ्यूजन की वजह से, इसलिए ये रूट ऑफ टेम्परेचर के प्रोपोर्शनल है, यानी टेम्परेचर बढ़ेगा तो विस्कोसिटी इंक्रीज होती है। तो लिक्विड के केस में डिक्रीज होती है और गैसेस के केस में इंक्रीज होती है। ये सब आपके नोट्स में भी गिवन है, सब लर्न करने वाली चीजें हैं, ये लर्न कर लेना। Viscosity of liquids increases with increase in pressure। वाटर को छोड़ के बाकी सब लिक्विड में प्रेशर बढ़ाने से विस्कोसिटी इंक्रीज होती है। वाटर के लिए विस्कोसिटी डिक्रीज होती है प्रेशर बढ़ाने से। वाटर का जो बिहेवियर है वो एनामलस बिहेवियर है, यानी थोड़ा डिफरेंट बिहेवियर है। तो वाटर के लिए विस्कोसिटी डिक्रीज होगी और फ्यू हंड्रेड एटमॉस्फेयर ऑफ प्रेशर, यानी जो एटमॉस्फेरिक प्रेशर होता है उसके कुछ हंड्रेड टाइम्स तक अगर हम बढ़ाते हैं तो विस्कोसिटी डिक्रीज होती है, बाद में कोई इफेक्ट नहीं होगा। तो खाली हमें इतना याद रखना है, वाटर के लिए विस्कोसिटी प्रेशर बढ़ाने से कम होती है, लिक्विड्स के लिए विस्कोसिटी इंक्रीज होती है। और गैसेस की विस्कोसिटी प्रेशर के लिए से इंडिपेंडेंट है, गैस पे कोई इफेक्ट नहीं आएगा। यहाँ तक एक बार नोट करो, फिर आगे चलते हैं। Yes, sir. सर लिक्विड्स वाले फॉर्मूले के अंदर अल्फा और बीटा क्या थे?
वो कांस्टेंट है, मतलब डिफरेंट लिक्विड के लिए डिफरेंट होंगे, ठीक है। ओके सर। नेक्स्ट हमारे पास पॉइजन्स फॉर्मूला, ये रेट ऑफ फ्लो निकालने के लिए फॉर हॉरिजॉन्टल कैपिलरी ट्यूब। कैपिलरी ट्यूब वो होती है जिसका डायमीटर वेरी वेरी स्मॉल होता है। तो रेट ऑफ फ्लो यानी वॉल्यूम पर यूनिट टाइम। ऑफ लिक्विड through a horizontal capillary tube length r, radius ro, pressure difference p, applied across its ends. is given by ये वॉल्यूम अपॉन टाइम। तो ये कैपिलरी ट्यूब वो ऐसी ट्यूब होती है जिसकी रेडियस वेरी वेरी स्मॉल होती है, वेरी थिन ट्यूब। जैसे कि अर्थ में ग्राउंड में देखें तो जो जहाँ पे मिट्टी होती है, क्ले होती है, तो वहां पे वाटर उन छोटी छोटी कैपिलरीज के थ्रू वाटर सीप कर जाता है, अंदर चला जाता है। तो यानी हम ऐसी ग्लास ट्यूब लें जिसकी रेडियस लेंथ के कंपैरिजन में बहुत ही कम हो, उसे हम कैपिलरी ट्यूब कहते हैं। तो उसके अंदर जो रेट ऑफ फ्लो होगा, अगर वो हॉरिजॉन्टल ट्यूब है, उसकी लेंथ एल है, ये उसकी रेडियस है, और उसके दोनों एंड के क्रॉस हमने ये प्रेशर डिफरेंस पी लगाया है। प्रेशर डिफरेंस यानी फर्स्ट और सेकंड एंड के बीच में जो प्रेशर P1 माइनस P2 होगा, वो ये प्रेशर डिफरेंस है जिसकी वजह से लिक्विड फ्लो करेगा। और क्योंकि उसकी रेडियस बहुत कम है, तो वहां पे विस्कस फोर्स वर्क करने लगती है, इसलिए विस्कोसिटी यहाँ पे आ रही है पिक्चर में, ये विस्कोसिटी, कोएफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी। तो उसके लिए जो लिक्विड फ्लो करेगा उस कैपिलरी ट्यूब में, उसका रेट ऑफ फ्लो हम इस फॉर्मूले से निकालते हैं, जिसे हम पॉइजन्स फॉर्मूला कहते हैं। और इसको हम जनरली, इसका प्रूफ डायमेंशन से ही आता है, तो हम इसको डायमेंशनल एनालिसिस से इसका प्रूफ करते हैं। हमने डायमेंशन में शायद ये क्वेश्चन किया भी हो कुछ लोगों ने, इसे हम पॉइजन्स फॉर्मूला कहते हैं। तो इसमें इस चैप्टर में फॉर्मूले बहुत सारे हैं, सब फॉर्मूले हमें याद रखने हैं। तो इसको एक लर्न करने के लिए मैंने एक शॉर्टकट मेथड बनाया था। तो देखो आप लोग, अगर या आप भी अपने हिसाब से ही बना सकते हो। ये 4, ये पाई, तो ये 4 पाई हो गया। 4 पाई पर 8 ईंट लगाओ, 4 पाई पर 8 ईंट लगाओ। तो इसकी हेल्प से आप ये फॉर्मूला याद कर सकते हो, ठीक है। तो एक बार आप नोट कर लो, फिर आगे चलते हैं। That's it.
नेक्स्ट है हमारे पास स्टोक्स लॉ। तो ये एक स्मॉल स्फीयर है, इसके ऊपर अगर इसका मोशन इधर हो रहा है तो इसके अपोजिट डायरेक्शन में फ्रिक्शन फोर्स लगती है। जिसे हम विस्कस फोर्स कहते हैं, विस्कस फोर्स। तो ये जो बैकवर्ड फ्रिक्शन फोर्स है स्मॉल स्फेरिकल ऑब्जेक्ट के लिए, तो ये विस्कस फोर्स जो है यानी फ्रिक्शन फोर्स, अगर कोई स्मॉल स्फेरिकल बॉडी है और जो एक विस्कस लिक्विड में, विस्कस लिक्विड यानी फ्लूइड या गैस के अंदर मूव कर रही हो, जैसे रेन ड्रॉप्स हैं, तो रेन ड्रॉप्स जब नीचे फॉल होती है एयर में तो उसके ऊपर भी ये विस्कस फोर्स लगती है। तो ये विस्कस फोर्स हम इस रूल से निकालते हैं जिसे हम स्टोक्स लॉ कहते हैं। ईटा कोएफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी है, ये रेडियस ऑफ दिस स्फीयर है, स्फेरिकल बॉडी की रेडियस है, और ये इसकी वेलोसिटी है जिस वेलोसिटी से ये मूव कर रही है। तो जो जिस भी डायरेक्शन में वेलोसिटी होगी उसके अपोजिट डायरेक्शन में ये विस्कस फोर्स लगती है जिसे हम स्टोक्स लॉ से फाइंड करते हैं, और इसको भी हम डायमेंशन से ही डिराइव करते हैं। और इसके बेसिस पर हम टर्मिनल वेलोसिटी निकालते हैं, यानी टर्मिनल वेलोसिटी वो होती है जो रेन ड्रॉप्स ऊपर से आती हैं तो पहले उनकी वेलोसिटी इंक्रीज होती जाती है और थोड़े टाइम के बाद उनकी वेलोसिटी कांस्टेंट हो जाती है। तो वो जो फाइनल कांस्टेंट वेलोसिटी से नीचे आती है रेन ड्रॉप्स, उसे हम टर्मिनल वेलोसिटी कहते हैं। या कोई भी स्मॉल स्फीयर है उससे किसी बड़े जैसे समुद्र है उसमें डाल दिया हमने या रिवर में डाल दिया स्मॉल स्फेरिकल बॉल को, तो कुछ टाइम तक उसकी वेलोसिटी बढ़ेगी, फिर एक कांस्टेंट वेलोसिटी से वो नीचे मूव करेगी। उस कांस्टेंट वेलोसिटी को हम टर्मिनल वेलोसिटी कहते हैं। तो देखें टर्मिनल वेलोसिटी हम कैसे निकालते हैं। ये अगर स्फीयर है तो इसके ऊपर जो फोर्स एक्ट करेगी, इसका वेट डाउनवर्ड डायरेक्शन में, ये v वेलोसिटी से मूव कर रही है। तो जैसे पहले इसको हमने ड्रॉप किया किसी लिक्विड में तो इसकी वेलोसिटी बढ़ती जाएगी, और जैसे जैसे ये वेलोसिटी बढ़ेगी ये फ्रिक्शन फोर्स भी बढ़ने लगेगी। तो एक तो इसमें अपथ्रस्ट काम करेगा, जितना इस स्फीयर ने वॉल्यूम लिक्विड डिस्प्लेस किया उस डिस्प्लेस लिक्विड के बराबर, उसके वेट के बराबर अपथ्रस्ट फोर्स लगी, और एक इसके ऊपर फ्रिक्शन फोर्स लग रही है, फोर्स ऑफ फ्रिक्शन या विस्कस फोर्स। तो शुरू में क्या होगा, वेट ज्यादा होगा उसका और अपथ्रस्ट कम होगा, जिसकी वजह से वो नीचे मूव करेगी स्फेरिकल बॉल। जैसे रेन ड्रॉप है, अगर वो एयर में फ्लो कर रही है तो एयर की डेंसिटी कम है तो अपथ्रस्ट कम लगेगा, और उसका लिक्विड की डेंसिटी ज्यादा है तो उसका वेट ज्यादा होगा, वो डाउनवर्ड डायरेक्शन में रेन ड्रॉप मूव कर रही है।
लेकिन ये जो विस्कस फोर्स है ये वेलोसिटी के प्रोपोर्शनल है। तो जैसे जैसे वेलोसिटी बढ़ेगी ये भी बढ़ती जाएगी। तो एक टाइम ऐसा आएगा ये दोनों फोर्स उसको बैलेंस कर लेंगे, उस टाइम नेट फोर्स 0 हो जाएगी, तब जो वेलोसिटी होगी वही टर्मिनल वेलोसिटी होगी। तो when the body attains टर्मिनल वेलोसिटी v, उस टाइम क्या होगा, अब थ्रस्ट जो फोर्स लग रही है प्लस विस्कस फोर्स ये वेट के बराबर होंगे। ये अब थ्रस्ट लग रहा है, ये विस्कस फोर्स है, और ये उस स्फीयर का वेट है जो कि डाउनवर्ड डायरेक्शन में लग रहा है। तो वेट को ये दोनों फोर्स बैलेंस कर लेंगे। पहले यहां तक समझ में आया आप लोगों को? Yes, sir. Yes. तो इससे हम टर्मिनल वेलोसिटी को ड्राइव करने जा रहे हैं। तो जो अब थ्रस्ट है ये वॉल्यूम इंटू ये जो मीडियम है उसकी डेंसिटी है सिग्मा इंटू जी, वी सिग्मा इंटू जी। हमने जो लिक्विड है या मीडियम है हमने उसकी डेंसिटी ली है, और ये विस्कस फोर्स स्टोक्स लॉ से 6/8 RV है, और जो वेट है वॉल्यूम इंटू ये डेंसिटी ऑफ सब्सटेंस है, तो वॉल्यूम इंटू डेंसिटी मास, और मास इंटू जी वेट, ये डाउनवर्ड डायरेक्शन में वर्क कर रहा है। तो ये और इस टर्म को भी मैं इधर ले जा रहा हूं, तो ये हो गया रो माइनस सिग्मा इंटू जी। तो ये पाई पाई कैंसिल, ये सॉल्व करके ये आ जाता है। और इसको हम टर्मिनल वेलोसिटी कहते हैं। तो ये फॉर्मूले सब याद रखने हैं, इस चैप्टर में फॉर्मूले ज्यादा हैं। तो ये वो फाइनल वेलोसिटी है, इसी की वजह से जो रेन ड्रॉप्स ऊपर से आती हैं उनकी स्पीड कांस्टेंट हो जाती है और कम रहती है, जिसकी वजह से जब वो हमसे टकराती हैं तो हमें कोई लॉस नहीं होता, हमें डैमेज नहीं करती। अगर उनकी वेलोसिटी कंटिन्यूअस बढ़ती जाती है ग्रेविटी की वजह से ऊपर से नीचे आने में, तो वो फिर हमें बहुत डैमेज कर देती, वो फिर बुलेट की तरह लगती है हमें। जबकि हमें जो रेन ड्रॉप्स होती हैं वो बहुत अच्छी लगती हैं। क्यों? क्योंकि उनकी वेलोसिटी स्पीड जो है उनकी बहुत कम होती है, तो बहुत हल्के से टकराती है वो हमसे। तो एक बार इसको नोट करते हैं फिर आगे चलते हैं। और यहाँ पे ये नोट करेंगे, ये जो ये है ये डेंसिटी ऑफ मटेरियल ऑफ स्फीयर है, और ये सिग्मा जो है ये डेंसिटी ऑफ लिक्विड है या फ्लूइड है जिसमें ये मूव कर रही है। तो वो फ्लूइड मतलब लिक्विड या गैस, तो इसलिए फ्लूइड लिख दिया है।
सर कोई भी बॉडी किसी फिक्स टाइम के बाद ही टर्मिनल वेलोसिटी अटेन करेगी या फिर कभी भी कर सकती है? हाँ, कुछ टाइम बाद ही करेगी। पहले तो वेट की वजह से सीधे नीचे आएगी, है ना? तो पहले तो उसकी स्पीड बढ़ेगी, थोड़े टाइम के बाद फिर वो टर्मिनल वेलोसिटी अटेन कर लेगी। तो सर टाइम फिक्स होता है या फिर कभी भी? नहीं, ये तो मीडियम के ऊपर डिपेंड करेगा, कितनी जल्दी इसकी वेलोसिटी ये फ्रिक्शन फोर्स इसको बैलेंस करती है, उसके वॉल्यूम पे डिपेंड करेगा, है ना? यहाँ तक नोट हो गया स्टूडेंट्स? Yes, sir. यस। Yes. वेरी नाइस। तो अब हम आगे चलते हैं। अगर लिक्विड फ्लो करता है तो दो तरह के फ्लो होते हैं, स्ट्रीमलाइन फ्लो एंड टर्बुलेंट फ्लो। तो जैसे हम टैप होता है, एक नल होता है, उसको हम ओपन करें, तो जैसे जैसे हम धीरे धीरे ओपन करेंगे वो जो वाटर आ रहा है उसकी स्पीड बढ़ती आती है। तो जब स्पीड कम होती है तो वो स्ट्रीमलाइन फ्लो होता है, और जैसे जैसे स्पीड बढ़ती आती है तो वो इसमें कन्वर्ट होने लगता है, और जब स्पीड मैक्सिमम कर देते हैं तो वो मोस्टली टर्बुलेंट फ्लो होता है। तो हम देखें ये टर्बुलेंट फ्लो क्या होता है और स्ट्रीमलाइन फ्लो क्या होता है, इसको और समझते हैं यहाँ पे। तो सपोज कोई लिक्विड फ्लो कर रहा है, उसके अंदर हमने इमेजिनरी लाइन ड्रॉ की, और कोई पार्टिकल अगर हम इस पे टेंजेंट ड्रॉ करें, ये टेंजेंट ड्रॉ करें, तो ये जो स्ट्रीम लाइन है, हर पार्टिकल जो पहले यहाँ था वो अब एक सर्टेन पाथ फॉलो करेगा, वो अपने रास्ते पे रहेगा, यहाँ गया फिर यहाँ गया, तो ये ए पर आया फिर बी पर आया फिर सी पर आया, और जो भी उसकी वेलोसिटी की डायरेक्शन होगी वो जो ये जो इमेजिनरी स्ट्रीम लाइन जिसे हम कहते हैं, इसकी टेंजेंट से हम वेलोसिटी की डायरेक्शन फाइंड कर लेंगे। तो ऐसे टाइप के फ्लो को जिसमें पार्टिकल्स जो भी लिक्विड है उसके पार्टिकल एक सर्टेन पाथ फॉलो कर रहे हैं, यानी सब अपने अपने रास्ते पे चल रहे हैं। तो अगर ये हमारा पाइप हो तो सब अगर पार्टिकल्स अपने अपने रास्ते यानी अपनी अपनी अलग अलग लेयर्स में मूव कर रहे हैं, तो ऐसे फ्लो को हम स्ट्रीमलाइन फ्लो कहते हैं, स्ट्रीमलाइन फ्लो। आप देखें टर्बुलेंट फ्लो किसे कहते हैं? ये पार्टिकल अभी इधर फ्लो कर रहा है, फिर इधर फ्लो कर रहा है, ये वाला इधर फ्लो कर रहा है, ये कोई लेयर नहीं है, कोई भी पार्टिकल कहीं भी फ्लो कर रहा है एट रैंडम। ऐसे टाइप के फ्लो को जिसमें कि कोई भी पार्टिकल एक सर्टेन पाथ फॉलो नहीं करता है, इसे हम टर्बुलेंट फ्लो कहते हैं। तो स्कूल में कभी कभी ऐसा होता है जब आप लोग क्यू में जा रहे होते हैं तो वो स्ट्रीमलाइन फ्लो है, सब बच्चे एक एक क्यू में जा रहे हैं अपने अपनी क्लास में या कहीं भी, क्यू में जब जाते हैं तो वो स्ट्रीमलाइन फ्लो है। और जैसे ही फाइनल हमारी छुट्टी होती है, तो जब हम क्लास से दौड़ते हैं मैदान में सारे मिक्स होके, कोई किधर भाग रहा है कोई किधर भाग रहा है, तो वो हमारा टर्बुलेंट फ्लो होता है। इसको हम कैसे फाइंड करते हैं, ये हम नोट्स नंबर होता है उससे फाइंड करते हैं कि कोई फ्लो टर्बुलेंट फ्लो है या स्ट्रीमलाइन फ्लो है।
तो जो नेचर ऑफ फ्लो है वो हम रेनॉल्ड्स नंबर से फाइंड करते हैं। और ये रेनॉल्ड्स नंबर डायमेंशनलेस नंबर होता है। क्लास आवाज आ रही है आप लोगों को? यस सर। यस सर। यस सर। हाँ, वो बीच में डिस्कनेक्शन हो गया था, एक मिनट। तो हम लोग यहाँ पे थे, फिर से देखते हैं स्ट्रीमलाइन फ्लो। तो ये स्ट्रीमलाइन फ्लो था जब जो भी पार्टिकल्स हैं वो अपने अपने पाथ पे फॉलो करते हैं। लिक्विड के पार्टिकल्स एक सर्टेन पाथ फॉलो कर रहे होते हैं, यानी जो पार्टिकल इस लाइन पे जा रहा है वो इसके अलॉन्ग ही मूव करेगा। पहले वो ए पे था, फिर वो बी पर आ गया, फिर वो सी पे आ गया। इसके पीछे जो लिक्विड आ रहा है, इसी तरह वो पार्टिकल सब एक दूसरे को फॉलो करते जा रहे हैं, सब अपनी अपनी लेयर में मूव कर रहे हैं, यानी लिक्विड लेयर में मूव कर रहा होता है। उससे हम स्ट्रीम लाइन फ्लो कहते हैं। और ये जो इमेजिनरी लाइन है, इसकी टेंजेंट हमें वेलोसिटी की डायरेक्शन देती है। तो स्ट्रीम लाइन की जो टेंजेंट है वो हमें वेलोसिटी की डायरेक्शन देती है, उसे हम स्ट्रीम लाइन फ्लो कहते हैं। और अगर हमने ऐसा ये पाइप लिया जिसके अंदर कोई लिक्विड किधर मूव कर रहा है, कोई ऊपर कोई नीचे, कोई कोई रूल नहीं है, कोई कहीं भी रैंडमली मूव कर रहे हैं ये लिक्विड पार्टिकल्स, तो ऐसे फ्लो को हम टर्बुलेंट फ्लो कहते हैं। और स्ट्रीमलाइन फ्लो
इसे ही हम लेमिनार फ्लो भी कहते हैं या टर्बुलेंट फ्लो। कैसे पता चलता है, ये हम रेनॉल्ड्स नंबर से फाइंड करते हैं। और रेनॉल्ड्स नंबर हमारा ये है वी डी रो अपॉन ईटा। ये वी वेलोसिटी है, वेलोसिटी ऑफ लिक्विड यानी स्पीड जो होगी, और डी हमारा डायमीटर ऑफ द पाइप है। रो हमारी डेंसिटी ऑफ लिक्विड है। ईटा हमारा वही कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी है। इससे हम रेनॉल्ड्स नंबर फाइंड करते हैं जो कि एक डायमेंशनलेस नंबर है, और फिर इसकी वैल्यू चेक करते हैं। तो अगर ये रेनॉल्ड्स नंबर यानी आर ये हमारा लेस देन 2000 है, उसे हम लैमिनार फ्लो कहते हैं, लैमिनार या स्ट्रीमलाइन फ्लो। लैमिना मतलब थिन प्लेट, यानी सब अपने अपने लेयर्स में मूव कर रहे हैं, उसी को लैमिनार फ्लो या उसे ही स्ट्रीमलाइन फ्लो कहते हैं हम। तो जो सब लेयर्स में मूव कर रहे होते हैं उसे हम लैमिनार फ्लो कहते हैं, और उसे हम रेनॉल्ड नंबर से चेक करते हैं। अगर रेनॉल्ड नंबर 3000 से ज्यादा है तो ये टर्बुलेंट फ्लो कहलाता है। और 2000 से 3000 के बीच में लैमिनार फ्लो और टर्बुलेंट फ्लो के बीच में ट्रांजिशन जोन है, यानी फ्लो चेंज हो रहा है, ना पूरी तरह से लैमिनार है ना टर्बुलेंट है, जिसे हम ट्रांजिशन फ्लो कहते हैं। तो इसके बीच में होगा तो वो ट्रांजिशन फ्लो कहलाएगा। यानी चेंज हो रहा है उसमें, ट्रांजिशनल फ्लो। तो हम ये रेनॉल्ड नंबर से ये फाइंड करते हैं कि वो फ्लो कैसा है। यहां तक एक बार देखेंगे, यहां तक कोई डिफिकल्टी किसी को? No. और ये जो रेनॉल्ड नंबर है ये कैसे निकालते हैं हम? कैसे? ये इनर्शियल फोर्स पर यूनिट एरिया अपॉन विस्कस फोर्स पर यूनिट एरिया होता है। और जो इनर्शियल फोर्स पर यूनिट एरिया होती है वो रो वी स्क्वायर होती है। और जो विस्कस फोर्स अभी हमने देखा था ईटा इंटू ए इंटू डीवी बाई डी एक्स, तो उसमें से ए हटा दें तो ईटा इंटू वी, और ये डायमीटर रख दिया हमने, तो इससे ये फॉर्मूला आ जाता है हमारा वी डी रो अपॉन ईटा, जिसे हम रेनॉल्ड्स नंबर कहते हैं। राइट? तो ये इनर्शियल फोर्स और विस्कस फोर्स का रेशो होता है। सर हाँ जी। सर इनर्शियल फोर्स कौन सी फोर्स है? इनर्शियल फोर्स यानी जो मास की वजह से फोर्स होती है उसे इनर्शियल फोर्स कहते हैं। ओके सर। अब देखें आइडियल फ्लूइड क्या होता है। आगे बर्नौलीज थ्योरम स्टडी करेंगे, वो आइडियल फ्लूइड के लिए होती है। आइडियल फ्लूइड की ये कुछ प्रॉपर्टी होती है। स्टेडी फ्लो होता है वो। स्टेडी मतलब जो उसकी वेलोसिटी और प्रॉपर्टीज हैं वो टाइम के साथ चेंज नहीं होती।
जिसे हम स्टेडी फ्लो कहते हैं। फिर इनकम्प्रेसिबल होता है, यानी उसका वॉल्यूम हम चेंज नहीं कर सकते, डेंसिटी कांस्टेंट है। नॉन विस्कस फ्लो यानी कि कोई फ्रिक्शन फोर्स वर्क नहीं करती। तो ये आइडियल फ्लूइड है, एक्चुअल में ऐसा नहीं होगा, कुछ ना कुछ फ्रिक्शन फोर्स रहेगी हमारे पास। देन इट इज इरोटेशनल फ्लो, मतलब जो पार्टिकल्स हैं फ्लूइड के वो रोटेट नहीं होते। इसका मतलब ये हुआ कि फ्लूइड का एंगुलर मोमेंटम नहीं होता। अबाउट एनी पॉइंट, किसी भी पॉइंट के अबाउट एंगुलर मोमेंटम नहीं होता है। तो ये सारी प्रॉपर्टी जिसमें होती है, यानी वो पार्टिकल रोटेशन में नहीं है, सिंपल उनमें लीनियर मोशन हो रहा है। इरोटेशनल मोशन मतलब रोटेशनल मोशन ना हो, फ्रिक्शन ना हो, उसको हम वॉल्यूम चेंज ना कर सके, उसका वॉल्यूम चेंज नहीं हो रहा है जब वो फ्लो कर रहा है, और वेलोसिटी भी उसकी चेंज नहीं हो रही है। तो ऐसे फ्लूइड को आइडियल फ्लूइड कहते हैं। और जो भी हम आगे बर्नौली थ्योरम पढ़ेंगे वो एनर्जी कंजर्वेशन थ्योरम है, तो उसमें हम लिक्विड को आइडियल फ्लूइड एज्यूम करेंगे। यहाँ तक समझ में आया आप लोगों को? Yes, sir. इनर्शियल फोर्स एक और बता दीजिए। ये इनर्शियल फोर्स जो उसकी मास होता है ऑब्जेक्ट का, जो भी लिक्विड फ्लो कर रहा है उसके मास की वजह से जो फोर्स होती है उसे हम इनर्शियल फोर्स कहते हैं। ठीक है। तो कोई भी जो लिक्विड फ्लो करेगा किसी भी पाइप में, जो भी जितने भी फ्लूइड फ्लो वाले क्वेश्चन होंगे उसमें हमें दो चीजों की जरूरत पड़ेगी, एक कंटिन्यूटी इक्वेशन और एक बर्नौलीज थ्योरम। तो इन दो इक्वेशन से हमारे सारे क्वेश्चन फ्लूइड फ्लो वाले जिसमें लिक्विड फ्लो कर रहा होगा पाइप में वो सॉल्व हो जाएंगे। तो उसमें से हम फर्स्ट देखते हैं इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी क्या होती है। ये हमारा पाइप है जिसका की डायमीटर यहाँ चेंज हो रहा है। तो यहाँ पर वेलोसिटी v1 है, और अगर इसकी वेलोसिटी v1 है तो वेलोसिटी इंटू
टाइम इंटरवल डेल्टा टी टाइम में ये सेक्शन, जो भी यहाँ पे सेक्शन होगा वो इस पॉइंट पर आ जाएगा। और ऐसे यहाँ पे देखें तो वेलोसिटी यहाँ पे हमने v2 लिए, जब तक एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन सेम रहता है तब तक वेलोसिटी सेम रहती है। और मान लें डेल्टा टी टाइम में ही ये कितना डिस्टेंस मूव करेगा, वेलोसिटी इनटू टाइम। तो जो भी लिक्विड यहां से आ रहा है उतना ही लिक्विड यहाँ इससे पास हो जाएगा। तो इनकमिंग लिक्विड और आउटगोइंग लिक्विड वो दोनों सेम होने चाहिए, क्योंकि तभी हमारा जो भी लिक्विड आ रहा है उतना ही लिक्विड हमें यहाँ मिलता ही आएगा। तो इसलिए इसका हम देखते हैं जरा कितना मास हमारा लिक्विड का फ्लो कर रहा है। इसको मैं ए ले रहा हूँ, इस सेक्शन को मैं बी ले रहा हूँ। तो पहले मास निकाल रहा हूं मैं। मास कैसे निकालते हैं हम? वॉल्यूम इनटू डेंसिटी से। और वॉल्यूम कैसे निकालेंगे? एरिया इनटू लेंथ, ये वॉल्यूम होगा, इनटू डेंसिटी से। इसका अब हम यूज करने वाले हैं। इसलिए मास ऑफ फ्लूइड तो पहले हम कुछ फॉर्मूले स्टडी कर रहे हैं, उसके बाद इसके ऊपर न्यूमेरिकल प्रैक्टिस करेंगे। पहले फॉर्मूले देख रहे हैं। फॉर्मूले क्योंकि बहुत ज्यादा हैं तो इसलिए पहले मैं थोड़े से फॉर्मूला आपका सिलेबस कवर कर रहा हूँ, ठीक है। तो डेल्टा टी टाइम में देखें कितना मास सेक्शन ए पर डेल्टा टी टाइम में कितना मास ऑफ फ्लूइड फ्लो करता है, उसको मैं m1 कह रहा हूँ। और जितना मास यहाँ फ्लो करेगा उतने टाइम में उतना ही मास इधर भी फ्लो करना चाहिए, क्योंकि जो भी यहाँ से फ्लूइड एंटर करेगा मुझे यहाँ से सेम फ्लूइड यहाँ से मुझे मिल रहा है। तो कोई अगर फ्लूइड का लॉस नहीं हो रहा है, जिससे हम कंजर्वेशन ऑफ मास कहें, तो जो भी मास टी टाइम में यहाँ से आया वही मुझे यहाँ पे मिल जाएगा। तो m1 मास है मेरा। एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन अगर A1 लेते हैं फर्स्ट सेक्शन पे, और लेंथ हो जाएगी मेरी V1 इंटू डेल्टा टी, एरिया इंटू लेंथ इंटू डेंसिटी ऑफ लिक्विड एट सेक्शन 1। इसी तरह से अगर मैं मास ऑफ फ्लूइड एट सेक्शन बी निकालूं, ये A2 यहाँ पे एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन है दूसरे सेक्शन का, और वेलोसिटी V2 इंटू डेल्टा टी, ये डिस्टेंस हो गया। डेंसिटी एट सेक्शन 2, ये एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन, ये वेलोसिटी, ये डेंसिटी। कहाँ पर है ये? एट ए, इस वाले सेक्शन पर। इसी तरह से करस्पॉन्डिंग जो बी पर है वो वैल्यूज हैं।
ये सेक्शन बी पर है, तो बी से जो फ्लूइड पास हो रहा है उसका मास डेल्टा टी टाइम में ये आ गया, और कंजर्वेशन ऑफ मास से ये दोनों इक्वल कर देता हूं मैं। तो रो वन ए वन बी वन इंटू डेल्टा टी ये बराबर है यहां से मुझे फॉर्मूला मिला है रो ए वन वी वन बराबर रो टू ए टू वी टू। अगर डेंसिटी यहाँ से यहाँ चेंज हो जाए तो, लेकिन हम आइडियल फ्लूइड लेंगे और आइडियल फ्लूइड में डेंसिटी सेम होगी। इसलिए ए वन वी वन इक्वल टू ए टू वी टू, इससे हम इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी कहते हैं। तो इससे हमें ये पता चल रहा है कि अगर हम एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन कम कर दें, जैसे यहाँ पे हमने कम कर दिया, तो वेलोसिटी हमारी बढ़ जाएगी। जो भी वेलोसिटी होगी, क्योंकि ये कम हो गया तो ये बढ़ जाएगा। तो इसलिए अगर एरिया बढ़ाएंगे तो वेलोसिटी कम होगी, एरिया कम करेंगे तो वेलोसिटी इंक्रीज हो जाएगी। तो ए वन वी वन इक्वल टू ए टू वी टू, इससे हम इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी कहते हैं। इसको हम यूज करेंगे वेलोसिटी फाइंड करने में अपने इक्वेशंस में। तो यहाँ तक एक बार नोट करें, किसी को कोई डिफिकल्टी यहाँ तक तो मुझे बताएं। सर यस। सर ये आइडियल फ्लूइड के लिए है। हाँ, ये सब हम जो भी स्टडी कर रहे हैं सब आइडियल फ्लूइड के लिए है एक चीज। और दूसरी चीज, लिक्विड वैसे भी उसका आसानी से डेंसिटी चेंज नहीं होती, मतलब नॉर्मल फ्लूइड में भी हम उसकी डेंसिटी इजीली चेंज नहीं कर सकते, तो प्रैक्टिकली डेंसिटी उसकी सेम ही रहती है। अगर किसी पाइप में से वाटर फ्लो कर रहा है तो डेंसिटी उसकी हर जगह सेम ही रहेगी, बदल नहीं जाएगी एकदम से, है ना। नोट हो गया सबका? यस सर, यस सर। तो ये सॉरी, फिर भी मैं आपको ये कहूंगा क्योंकि हमने इसमें हम काफी ज्यादा फॉर्मूले हैं, तो आपको ये नोट्स भी मिले हुए हैं। तो जो भी आपके नोट्स हैं, रेफरेंस बुक हैं, उन सब जगह ये चीजें गिवन है। तो एक बार उसमें से भी थॉरो स्टडी कर लेंगे तो आपको और अच्छा लगेगा क्योंकि ये बहुत ज्यादा फॉर्मूले हैं। तो कौन सा फॉर्मूले में कौन सी चीज कहाँ पर है, इसको और अच्छा स्टडी करने के लिए एक दो बार रिवाइज कर लेंगे। अब मैं आगे जा रहा हूँ, देख रहे हैं बर्नौलीज प्रिंसिपल क्या होता है। और ये एनर्जी कंजर्वेशन थ्योरम होती है, बर्नौलीज प्रिंसिपल, एनर्जी कंजर्वेशन थ्योरम।
इसमें हम प्रेशर एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी और काइनेटिक एनर्जी, तीन तरह की एनर्जी यूज करने वाले हैं। पहले मैं स्टेटमेंट लिख रहा हूँ, फिर डिस्कस करता हूँ। दिस प्रिंसिपल स्टेट्स that the sum of pressure energy kinetic energy and potential energy per unit volume of an incompressible non-viscous fluid in a streamlined irrotational flow remains constant along a streamline। तो इसको हम ऐसा लिखते हैं, ये प्रेशर एनर्जी पर प्रेशर जो है वो प्रेशर एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम होता है। हाफ रो वी स्क्वायर ये काइनेटिक एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम है, और रो जी एच ये पोटेंशियल एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम है। इन तीनों का सम कांस्टेंट होगा, इसे हम बर्नौलीज प्रिंसिपल कहते हैं। तो बेसिकली हमने आइडियल फ्लूइड के लिए ये बर्नौली प्रिंसिपल अप्लाई करेंगे। तो अगर हम दो सेक्शन लेंगे तो ये इक्वेशन ऐसे चेंज हो जाएगी, सेक्शन 1 पे प्रेशर, वेलोसिटी और ये हाइट h1। तो ये इक्वेशन ऐसे हम यूज करने वाले हैं दो सेक्शन के लिए। हाफ v1 स्क्वायर प्लस रो जी h1, ये सेक्शन 1 पर है, और सेकंड सेक्शन पे प्रेशर v2, वेलोसिटी v2 है, और हाइट उस जगह लिक्विड की h2 है। ये कोई स्ट्रीम लाइन है, तो हम क्या करेंगे, ये हमारा रेफरेंस है। एक मिनट,
और इस सेक्शन पे ये H2 है। और यहाँ पे वेलोसिटी हमारी v1 है और यहाँ पे वेलोसिटी हमारी v2 है। प्रेशर यहाँ p1 है और इस सेक्शन में प्रेशर यहाँ p2 है। तो ये रेफरेंस लेंगे, इससे ये स्ट्रीम लाइन की जो हाइट है ये h1 है, तो ये पोटेंशियल एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम, काइनेटिक एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम, और ये प्रेशर इनटू वॉल्यूम प्रेशर एनर्जी होती है, इसलिए वॉल्यूम से डिवाइड कर दें तो प्रेशर एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम आ जाता है। तो ये प्रेशर दिख रहा है हमें, लेकिन ये प्रेशर एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम है। तो इन तीनों टाइप की एनर्जी का जो सम है वो कांस्टेंट रहता है। तो ये एनर्जी कंजर्वेशन लॉ है बेसिकली लिक्विड में, यानी किसी भी दो सेक्शन के बीच में हम इसे लगाएंगे तो टोटल एनर्जी हमारी कांस्टेंट रहती है। इसे हम बर्नौलीज प्रिंसिपल कहते हैं। तो जो भी हमारे पाइप वाले क्वेश्चन होंगे जिसमें लिक्विड फ्लो कर रहा होगा, उसमें हमारे पास दो इक्वेशन होंगी, एक ये कंटिन्यूटी इक्वेशन और दूसरी ये बर्नौलीज प्रिंसिपल। इन दोनों की हेल्प से हम कोई भी क्वेश्चन जिसमें लिक्विड फ्लो कर रहा होगा सॉल्व कर लेंगे। अब इसको नोट करते हैं। Done, sir. तो क्लास किसी को कोई डाउट है यहाँ तक? No, sir. यहाँ तक सबको क्लैरिटी है? और क्लैरिटी के लिए, क्योंकि ये बहुत ज्यादा फॉर्मूले एक साथ आपके साथ, इतने सारे फॉर्मूले एक ही चैप्टर में, और अभी भी बहुत सारे बाकी हैं। अभी सरफेस टेंशन में कई और बहुत सारे कैप्लाई राइज, अभी बहुत सारे फॉर्मूले अभी और बाकी हैं। तो इसलिए जो भी ये चैप्टर्स हैं ये थोड़े से लेंदी हैं, शुरू के चैप्टर के कंपैरिजन में लेंदी हैं। तो इसलिए आपको थोड़ा अजीब अजीब लगेगा इन चैप्टर्स में, इसलिए इसमें हमें थोड़ा ज्यादा टाइम देना पड़ेगा, नहीं तो हमें अच्छी फीलिंग नहीं आएगी। तो इसमें हमें टाइम थोड़ा सा बढ़ा देना है, तो हमें अच्छा समझ में आएगा। ठीक है क्लास, मेरी बात समझ में आ रही है आप लोगों को? सब प्रेशर पर यूनिट वॉल्यूम प्रेशर एनर्जी होगी। हाँ, प्रेशर इनटू वॉल्यूम एनर्जी होती है। एक मिनट यार, ये कहाँ चला गया? एक मिनट रुक जाओ, ये कुछ मेरी आवाज आ रही है आप लोगों को? Yes, sir. ये ऊपर क्यों नहीं हो रहा है? क्या करना पड़ेगा मुझे? तो दो विंडो है सर उसके अंदर। yes. अब हो गया? अब हो गया, हाँ। तो मैं आप लोगों की हेल्प करना चाहता हूँ, लेकिन ये चैप्टर्स थोड़े से ज्यादा लेंथी आ रहे हैं अब, ठीक है ना? आगे वाले सभी टॉपिक ऐसे हैं, उसके अंदर फॉर्मूले बहुत ज्यादा हैं। तो इसलिए मैं आपको इसलिए बोल रहा हूँ जिससे कि आपको ऐसा टेंशन ना हो, आपको कोई डिफिकल्टी फील ना हो कि इसमें फॉर्मूले बहुत ज्यादा हैं। तो इन फॉर्मूलों को आप थोड़ा रिवाइज कर लो, थोड़ा सा टाइम अलग से दे के याद कर लेंगे, फिर हमें आसान लगेगा। ठीक है? यस सर। तो अब मैं कुछ क्वेश्चन ले रहा हूँ, हम कुछ क्वेश्चन ट्राई करेंगे और आगे हम प्रैक्टिस करते रहेंगे, इसलिए कोई प्रॉब्लम नहीं है।
water flows through a horizontal pipe whose internal diameter is 2 centimeter at 10 meter per second। तो जहां पे डायमीटर ये है वहां पे वेलोसिटी हमारी 10 मीटर पर सेकंड के बने है। What should be the diameter of the nozzle? नोजल मतलब जिसका डायमीटर वेरी वेरी स्मॉल होता है। ये वाटर इज टू एमर्ज। 1 मिनट, ये 10 नहीं है, 1 मीटर है, ये 1 मीटर, 1.0 मीटर पर सेकेंड। डायमीटर ऑफ द नोजल if the water is to emerge at a speed of 4 मीटर पर सेकेंड। तो पहले 1 मीटर पर सेकेंड है, तब डायमीटर 2 सेंटीमीटर है। यहाँ पे डायमीटर क्या हो कि वेलोसिटी हमारी 4 मीटर पर सेकेंड हो जाए। तो इसमें इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी लगा के आप लोग ट्राई करेंगे। तो क्लास आप लोग ट्राई कर रहे हैं ना? अंडर रूट Done, 5 sir. by 2। Done. तो Done, क्या sir. आंसर आया? क्या आंसर आया? रूट फिर से बोले, अभी आवाज नहीं आई। रूट 5 by 2। नहीं 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 नहीं, 1 centimeter. So 1 1 centimeter। centimeter. राइट राइट। और देखें ये क्वेश्चन जो है इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी,
A1 V1 इक्वल टू A2 V2। एक तो इससे सॉल्व करना है और दूसरा ये ओरल भी सॉल्व हो सकता है, इसलिए कि जो एरिया है वो पाई डी स्क्वायर बाई 4 इंटू V1 और ये है पाई डी टी स्क्वायर बाई 4 इंटू V2। देखो यहाँ पे समझो, वेलोसिटी 4 टाइम्स हो गई तो जो एरिया है वो 1/4 हो जाएगा, और एरिया 1/4 हो गया तो एरिया ये डायमीटर स्क्वायर के प्रोपोर्शनल है। 1/4 मतलब ये डायमीटर हाफ हो गया, तो ऐसे तो लॉजिकली ऐसे ही आ जाएगा बिना कैलकुलेशन के, लेकिन फिर भी हम चाहें तो हम इसमें वैल्यू पुट अप करके फिर निकालें। तो ये हमारा था 2 सेंटीमीटर, मीटर में ये इतना होगा। V1 है हमारा 1, 5/4 मैंने कैंसिल कर दिया, D2 स्क्वायर हमें फाइंड करना है, वेलोसिटी हमारी 4, तो इसलिए सीधे आ गया ये डिवाइड बाई 2 यानी 10⁻⁻2 मीटर यानी 1 सेंटीमीटर। तो जो भी पहले डायमीटर था उसका आधा डायमीटर आ गया, है ना। यस सर। और एक और चीज याद रखेंगे, ये बर्नौलीज थ्योरम जो अभी हमने की थी, इसको अगर हम इस फॉर्म में चेंज कर दें, ये P प्रेशर डिवाइड बाई डेंसिटी डिवाइड बाई जी, इसे प्रेशर हेड कहते हैं क्योंकि इसकी यूनिट मीटर में आ जाती है। तो ये एनर्जी को हमने मीटर में चेंज कर दिया, ये प्रेशर की वजह से जो एनर्जी है वो मीटर में आ रही है, P/ρg। कभी कभी इसके ऊपर भी क्वेश्चन आते हैं, और ये वेलोसिटी की वजह से जो मीटर में हाइट आ रही है इसे हम वेलोसिटी हेड कहते हैं। तो इन सब का सम भी कांस्टेंट होगा, और H डायरेक्ट हमारा पोटेंशियल एनर्जी हेड है यानी ग्रेविटेशनल हेड। तो ये कैसे आ रहा है, ये जो हमारी इक्वेशन थी इसको ρg से डिवाइड कर दें, P प्लस हाफ ρv स्क्वायर इक्वल टू ρgh इक्वल टू कांस्टेंट। तो इसको ρg से अगर डिवाइड कर दें तो ये इक्वेशन में जाएगी P/ρg ये नया कांस्टेंट आ गया। तो ये सबकी यूनिट जो है मीटर मीटर में आ जाएगी, तो इनका नाम हेड रखा हुआ है। ये प्रेशर की वजह से जो मीटर में यूनिट आ रही है वो प्रेशर हेड है, ये वेलोसिटी हेड है, और ये ग्रेविटेशनल हेड है। तो कभी कभी इसके ऊपर भी इस तरह से क्वेश्चन पूछे आते हैं, ये भी हमें याद रखने हैं। अभी मैं नेक्स्ट क्वेश्चन दे रहा हूँ आप लोगों को। ये जो अभी हमने क्वेश्चन किया सबका हो गया, किसी को कोई डिफिकल्टी तो नहीं है। नो सर। No, sir. ओके, at what speed will the velocity head of a stream of water be 40 सेंटीमीटर। किस स्पीड पे वेलोसिटी हेड वाटर का 40 सेंटीमीटर होगा, ये फाइंड करना है हमें। पहले ट्राई करते हैं। डन सर। ओके, तो क्या आंसर इसका 2.8 आ रहा है मीटर पर सेकेंड। यस सर, √8। 28 या 2.8?
Yes, sir. h इक्वल टू वी स्क्वायर अपॉन 2g, इससे v आ जाएगा हमारा अंडर रूट 2gh। g हमें गिवन नहीं है इसलिए 9.8 ले लें और h हमारा 0.4, ये हमने मीटर में कन्वर्ट कर दिया। तो ये अप्रोक्सीमेटली 2.8 मीटर पर सेकेंड वेलोसिटी आ जाएगी। ये कि अभी कुछ कह रहे थे ग्रेविटेशनल पोटेंशियल, है ना, वो भी देख लेते हैं। ऑफ हॉलो स्फीयर में ले रहा हूं, जिससे हम हॉलो स्फीयर को शेल भी कहते हैं। ये हॉलो स्फीयर है जिसकी रेडियस आर है और इसका मास सपोज एम है और ये इसके सेंटर से आर डिस्टेंस है। तो इसमें दो फॉर्मूले आएंगे, इनसाइड के लिए अलग आता है, आउटसाइड के लिए अलग आता है। इनसाइड के लिए ग्रेविटेशनल पोटेंशियल जिसे हम वी से डिनोट करते हैं, वही होता है जो सरफेस पर होता है ग्रेविटेशनल पोटेंशियल, वही हॉलो स्फीयर के अंदर कांस्टेंट ग्रेविटेशनल पोटेंशियल होता है। और इसके सरफेस पे जो पोटेंशियल होगा वो हम पॉइंट मास की तरह निकालेंगे। तो इसके पूरे मास को हम सेंटर पे पॉइंट मास की तरह मान लें। तो ग्रेविटेशनल पोटेंशियल का फॉर्मूला माइनस GM अपॉन आर। यानी जब R इज लेस देन R है। और आउटसाइड के लिए जब हमारी रेडियस ग्रेटर देन R है या इक्वल टू R है, ये सरफेस पे भी लगेगा, तो ग्रेविटेशनल पोटेंशियल होगा माइनस। तो हमें ध्यान रखना है जब हॉलो शेल होता है तो जब भी बाहर जाएंगे, सॉलिड स्फीयर में भी ऐसे होगा, जब भी बाहर जाएंगे तो वो पॉइंट मास की तरह बिहेव करने लगता है। तो उससे उसके पूरे मास को सेंटर पे रख दो और पॉइंट मास वाला जो फॉर्मूला होता है वो लगा दो। अंदर के लिए ये कांस्टेंट होता है हॉलो स्फीयर के लिए। इसी तरह सॉलिड स्फीयर के लिए मैं अगली बार डिस्कस करूंगा। उसके लिए भी बाहर के लिए तो सेम ही रहेगा, अंदर के लिए GM अपॉन यहाँ 2r³ हो जाता है, यहाँ 3r² माइनस x², ऐसा फॉर्मूला आ जाता है, पर अगली बार डिस्कस करता हूँ डिटेल में। तो ये हमारा ग्रेविटेशनल पोटेंशियल है। तो ये आपको HC वर्मा की हेल्प भी ले सकते हैं, उसमें भी फॉर्मूले गिवन है और आपके स्टडी मटेरियल में भी ये फॉर्मूले गिवन होंगे, तो उनसे हम इसके डायरेक्ट फॉर्मूले लर्न कर लेंगे। ठीक है, तो यहां तक मुझे बताओ समझ में आया आप लोगों को? यस Yes, sir. यही कह रहे थे ना ग्रेविटेशनल पोटेंशियल के फॉर्मूले। तो अगर इसका हम ग्राफ ड्रॉ करें, और अगर मैं ये नेगेटिव है लेकिन अगर मैं इसकी एब्सोल्यूट वैल्यू लेता हूँ, मैग्नीट्यूड, तो 0 से लेकर, ये मैंने यहाँ रेडियस लिए है, ऊपर ये ग्रेविटेशनल पोटेंशियल लिया और मैं इसका मैग्नीट्यूड ले रहा हूँ, ये नेगेटिव है तो एक्चुअल में ये नीचे आएगा। तो 0 से लेकर R तक कांस्टेंट है ये, इसलिए स्ट्रेट लाइन, और उसके बाद ये रिड्यूस होता जा रहा है। तो यहाँ पर जो V है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू R है और यहाँ पर V कांस्टेंट है। तो सेंटर से लेके सरफेस तक ये V कांस्टेंट रहेगा, बाद में रिड्यूस होगा। और ये नेगेटिव क्वांटिटी है, मैंने यहाँ पे इसकी एब्सोल्यूट वैल्यू ली है, यानी मैग्नीट्यूड लिया है, तो मैं इसको मॉडुलस ले लेता हूँ। अदरवाइज हम माइनस में प्लॉट करेंगे तो ये ग्राफ नीचे बन जाएगा। तो ये ऐसा बन जाएगा कुछ।
तो इसकी वैल्यू जो मैग्नीट्यूड है वो कम होता जा रहा है, ऐसा ग्राफ ऐसा आ जाएगा, ये आ रहा है और यहाँ पे स्मॉल आ रहा है। तो ये ग्राफ वगैरह सब लर्न कर लेंगे नोट्स में से, कुछ चीजें लर्न करने वाली हैं, ठीक है। तो जो आपको नोट्स मिले उसके भी पेज पलटते रहेंगे, उसमें भी देखते रहेंगे, कुछ फॉर्मूले अगर हो सकता है हमने कम डिस्कस किए हो तो आप उसमें से भी रिवाइज करते रहें, ठीक है। तो मैं आपकी क्लास यहीं पे सर एक क्वेश्चन था, हाँ समझना था। हाँ बोलो। तो इसमें वी हैव अ यूनिफॉर्म रिंग ऑफ रेडियस कैपिटल R एंड मास कैपिटल M. कैलकुलेट द ग्रेविटेशनल फील्ड इंटेंसिटी ऑन इट्स एक्सिस एट अ डिस्टेंस x. हाँ तो इसके लिए दो एलिमेंट लेंगे, एक ऊपर एलिमेंट लेंगे डायमीटर के अलोंग और एक नीचे एलिमेंट लेंगे, उस एलिमेंट की वजह से इंटेंसिटी निकालेंगे हम और उसके फिर कंपोनेंट्स करेंगे। तो इसलिए तो कहा वो थोड़ा सा हमें देखना पड़ेगा, वो है अच्छा क्वेश्चन है ये। तो इसके लिए आपको नोट्स में से एक बार हेल्प ले लेंगे, ठीक है। ओके सर। हाँ वैसे मैं यहाँ पे ब्रीफली बता दे रहा हूँ, लेकिन नोट्स में से एक बार हेल्प कर। ये से ये रिंग है, तो ये ऊपर एक एलिमेंट लिया, इसकी वजह से इंटेंसिटी ये P पॉइंट पर इसकी तरफ होगी। तो इसके दो कंपोनेंट होंगे, एक वर्टिकल और एक हॉरिजॉन्टल। ऐसी इसके करस्पॉन्डिंग ये नीचे वाला डायमीटर देखें, ये वाला पॉइंट, यहाँ पे स्मॉल एलिमेंट लेंगे, तो इसकी वजह से इंटेंसिटी इसकी तरफ, इसके भी दो कंपोनेंट होंगे। तो इस समय ये पता चल रहा है वर्टिकल वाले कैंसिल हो गए, हॉरिजॉन्टल वाले आएंगे, तो उनका इंटीग्रेशन करके ये आएगा। तो इसको हम अपने नोट्स में हमें गिवन है, नोट्स में से देख सकते हैं या फिर HC में से देख सकते हैं, ठीक है। और कोई डिफिकल्टी होगी तो फिर से कर लेंगे, कोई स्टेप में प्रॉब्लम होगी तो इससे हम इंटेंसिटी में फाइंड कर लेंगे ग्रेविटेशनल इंटेंसिटी ड्यू टू रिंग। और वैसे ये सारी चीजें आगे जाके अभी जब हम इलेक्ट्रोस्टैट्स करेंगे ना वहां पे डिटेल में आएंगी, तो ये दोनों सिमिलर है, तो वहां पे हमें और क्लैरिटी आ जाएगी। तो आगे हम अभी करने वाले हैं, 12th में करेंगे वो बिल्कुल ऐसे ही है। ये सारे जो भी 11th के ये सब क्वेश्चंस हैं पोटेंशियल वाले और इंटेंसिटी वाले, रिंग, डिस्क, ये सब उसमें और क्लियर हो जाएंगे, ठीक है। तो आज की क्लास में आपकी यहीं वाइंड अप कर दूं, यहाँ तक सब क्लियर है सबको? बेटा कोई लीव मत करना अभी। ओके, गुड बाय स्टूडेंट्स, गुड बाय।